समाजवादी पार्टी की वर्चुअल रैली में भीड़ पर चुनाव आयोग एक्शन में है। आज रिटर्निंग ऑफिसर से रिपोर्ट मांगी गई है और कल एसएचओ को सस्पेंड किया गया था। कल स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। उस मौके पर वर्चुअल रैली रखी गई थी। वर्चुअल रैली इस लिहाज से रखी गई थी कि पीछे जो पोस्टर लगा था सिर्फ उसमें वर्चुअल रैली लिखा गया था, लेकिन जो तस्वीरें आगे भीड़ की आप देखेंगे तो वहां पर भारी तादाद में लोग थे। तो ये कैसी वर्चुअल रैली थी, सवाल यही था। अब इसको लेकर एक्शन हो रहा है। रैली में भारी भीड़ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक चुनावी रैली पर रोक लगा रखी। चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं, 144 दिन प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं। उस समय हमारे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पहुंचे थे। उन्होंने बाकायदा वहाँ वीडियोग्राफी कराई, उनके लोगों को वहां जाने के लिए निर्देशित किया। फिर वो लोग सब चले गए, दिल्ली चले गए। उसके बाद उस संबंध में ये इन्होंने कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया, उस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस प्रकरण में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है और यही निर्देशित दिया गया है पुलिस के अधिकारियों को कि इसमें जो नियम कानून है उसके अंतर्गत निष्पक्ष विवेचना करते हुए नियम कानून के अंतर्गत पूरी कार्रवाई की जाए। इसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन इसमें जो परिलक्षित हुआ है उसके अंतर्गत सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उधर यूपी में नेताओं के भागम भाग और गठजोड़ पर जुबानी जंग भी तेज हो गई है। क्या बयानबाजियां हो रही हैं, सुनिए जरा। अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है, अब कोई रोक नहीं सकता। और जो लोग 3/4 की बात कर रहे थे, सच्चाई है कि वो 3 और 4 की सीट की बात कर रहे हैं। और हमें लगता है सरकार के लोगों को पहले ही पता लग गया था कि यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ, धर्मपाल सैनी जी के साथ, धर्म सिंह सैनी जी के साथ बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए, हालांकि उनकी किसी ने टिकट बुक कर रखी है। वो 11 तारीख की टिकट थी, लेकिन आप लोगों के आ जाने से आज ही वो गोरखपुर चले गए और जरूरी है इन्हें वापस भेजना। जो लोग गरीबों का हक छीनते थे, डकैती डालते थे, पेशेवर अपराधियों को अपना शागिर्द बनाते थे, जब वे पेशेवर माफिया और अपराधी प्रदेश के अंदर गरीबों के मकानों पर कब्जा करते थे, दलितों की बस्तियों पर कब्जा करते थे, बुलडोजर चलाते थे, उनकी जमीनों पर जबरदस्ती उन्हें हड़पने का कार्य करते थे, तब इन लोगों की कहीं से मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। हम तब विपक्ष में थे, तब भी लड़ाई लड़ते थे। और आज अपराध मुक्त प्रदेश बना करके सबको सुरक्षा और सबको विकास की इस राह के साथ जोड़ने का कार्य किया है। और यही सबका साथ, सबके विकास का मंत्र ही सामाजिक न्याय का सही मंत्र है। तो अब देखिए, जुबानी जंग में यूपी के सीएम ही नहीं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कूद पड़े। क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। तो लोग समाजवादी रास्ते पर हैं और अंबेडकरवादी लोग हैं, ये दोनों लोग मिलकर के हो सकता है आक्रोश का साथ ले लेंगे तो हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए। क्योंकि जनता बैठी है, बदलाव के लिए बैठी है। जनता बदलाव के लिए बैठी है, जनता परिवर्तन चाहती है। इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे हम लोग कि चुनाव कब आएगा। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक हैं अब, और पैडल चलाने वाले देखो कितने हमारे नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को। जब समाजवादी और अंबेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता। आप उस उत्तर प्रदेश में जहां सुशासन कायम है, जहां विकास की एक गंगा बह रही है, तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी बह रही है, आप फिर से हमें डराना चाहते हो, हमारे प्रदेश वासियों को डराना चाहते हो कि हम इन गुंडों और अपराधियों और माफियाओं के बल पर फिर से सत्ता में वापस आएंगे। यह आपका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। श्री अखिलेश यादव जी, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि आपने ऐसे खूंखार अपराधियों को अपने गठबंधन से टिकट क्यों दिया है। आपकी मानसिकता क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप उत्तर प्रदेश में क्या करना चाहते हो, यह उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। खेमा बदलते ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर हमला किया तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पलटकर जवाब दिया। मैं ये भी चुनौती देता हूं, जिसका मैं साथ छोड़ता हूं
उसका कहीं अता पता नहीं रहता है। भारतीय जनता पार्टी तीसरे पर थी और जैसे ही बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा भारतीय जनता पार्टी आकाश चढ़ गई। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं फिर कहना चाहता हूं, आपके बुरे दिन आ गए। और साथ ही साथ अब मैंने आपका साथ छोड़ा, मेरे बाद साथ छोड़ने वाले लोगों का एक लंबा कतार चल रहा है। आज के बाद भी ये इस्तीफा देने का सिलसिला चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है वो सारी परिस्थितियों पर निगरानी रखे हुए है। इस्तीफा देना कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं है उत्तर प्रदेश। ये दरअसल कुछ लोग राजनीति में ऐसे होते हैं जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं, तो उनको कौन रोक सकता है लोकतंत्र। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ साइकिल पर सवार हो गए हैं, लेकिन उनकी बेटी अब भी बीजेपी सांसद है। पिता के रुख पर उनका क्या कहना है, सुनिए। संघमित्रा क्या करने वाली है? संघमित्रा भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे भी काम करने वाली हैं। नहीं तो आपके पास बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में नहीं कहा कि आप पिताजी को समझाइए? उन्होंने तो एकदम से भगदड़ सी मचा दी है, लगातार विधायक छोड़ रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व की बात पिताजी से हुई थी और पिताजी को समझाने के लिए कोई हमें क्या कहेगा, वो खुद इतने समझदार हैं। और बच्चा हमेशा बच्चा होता है, चाहे सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो। माँ बाप के लिए बच्चा हमेशा बच्चा होता है। एक सवाल इस बात का है कि अगर आप तो बीजेपी में रह रही हैं, आप कह रही हैं कि हमारी मोदी जी में निष्ठा है, लेकिन लगता नहीं कि पिताजी अगर समाजवादी पार्टी में जाएंगे तो आपके लिए राजनीतिक भविष्य पर संकट हो सकता है? इतिहास गवाह है, पहले भी बहुत से ऐसे परिवार और आज भी ऐसे बहुत से परिवार हैं जो एक परिवार में 4-4 पार्टियां चलती हैं। तो आज अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी किसी दूसरी पार्टी में और उनकी बेटी किसी दूसरी पार्टी में है, तो ये सवाल सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य पे ही क्यों, बाकियों पे क्यों नहीं? यूपी में सियासत अब मंडल कमंडल की हो गई है, जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के सबका साथ सबका विकास की मुहिम को चोट लगी है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी से नेता बागी हो रहे हैं, उनसे दिल्ली तक की टेंशन बढ़ गई है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने आज सियासी खिचड़ी खाई, जहां दलित कार्ड खेला गया। प्रमुख नेतागण आए हैं। जातीय समीकरण तय करता है यूपी की गद्दी, जातीय समीकरण तय करता है सूबे का मुख्यमंत्री। विकास, रोजगार और अपराध जैसे मुद्दे अक्सर फीके लगने लगते हैं। बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे के साथ मैदान पर थी, लेकिन यूपी में सियासी खेल अब खुलकर मंडल कमंडल का हो गया। तो एक तस्वीर गोरखपुर से आई, जहां योगी आदित्यनाथ दलित परिवार के घर मकर संक्रांति के दिन भोजन करने पहुंचे। इन तस्वीरों में संदेश सबका साथ सबका विकास का था। इन तस्वीरों में संदेश बागियों के उस हमले पर था जो बीजेपी पर पिछड़ों के साथ भेदभाव का आरोप लगा रही है। मकर संक्रांति के अवसर पर अपने इस अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता से अमृतलाल भारती और उनके सभी परिवारजनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे खिचड़ी सह भोज पर अपने घर में आमंत्रित किया। और वे लगातार यहाँ पे विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर कार्य करते रहे हैं। विकास के मुद्दों पर यहाँ पर लगातार आवाज उठाते रहे हैं। इस समता भोज में, खिचड़ी भोज जो समता भोज भी है, बाबा साहब के उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के अभियान के हिस्से के तहत कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। यूपी में बीजेपी की वापसी ही गैर यादव ओबीसी वोट बैंक की सेंध के साथ शुरू हुई, जिसने लोकसभा में मोदी को प्रचंड बहुमत दिया तो 2017 विधानसभा में बीजेपी का वनवास खत्म किया। 2017 में बीएसपी से बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य अपने साथ ऐसे कई विधायकों को लेकर आए जो गैर यादव ओबीसी जातियों से। वहीं आला पदों पर जातियों के हिसाब से समीकरण तैयार किया गया, लेकिन अब बगावत तेज है। बीजेपी और बागियों में आर पार की जंग है। अगर हमने मलाई खाई है, जांच करवावे, हमें जेल भेजे। रही बात, हमने बार बार अलग अलग प्लेटफार्म पर, सरकार के प्लेटफार्म पर और संगठन के प्लेटफार्म पर हम सभी लोगों ने
इसका ऐतराज किया, इसका विरोध किया कि दलित पिछड़ों की उपेक्षा हो रही है, आरक्षण पर कुठाराघात हो रहा है, बाबा साहब के संविधान को पूरे तरीके से तहस नहस करने का एक प्लान है। इससे रोकिएगा, नहीं तो ये पिछड़ा और दलित वर्ग के लोग पार्टी छोड़ने को मजबूर होंगे। 5 साल तो मलाई तुम खा रहे थे, 5 साल आपको कोई याद नहीं आई। कैबिनेट की जो कमेटियां बैठी थी उसमें आपने कभी आवाज नहीं उठाई। एक दफे बता दें कि आपने उसका विरोध किया। आप तो टेबल थपथपाते थे, भाषणों में आप बोलते थे, योजनाओं जब लाभार्थियों को योजनाओं का फायदा देते थे तो चाबियां आप पहुंचाते थे, सर्टिफिकेट आप देते थे। तो फिर ये 5 साल बाद कारण क्या है, वो कारण तो हमें बता दो। बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे के साथ मैदान पर थी, जिस पर अब मंडल कमंडल की राजनीति हावी होती दिख रही है। तब आपकी दलित के लिए प्रेम कहां चला गया था, जब हाथरस की दलित बेटी को रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के उसका अंतिम संस्कार बिना उसके माँ बाप के परमिशन के कर दिया गया था। तब तो आपको दलितों की याद नहीं आई, तब तो आप चुप रहे, मौन रहे, धृतराष्ट्र बने देखते रहे। आज चूंकि चुनाव आ गया है, आपको लगता है कि चलो वोट की फसल काटनी है तो फोटो खिंचवाने जाके दलित के यहाँ खाना खा के, लेकिन 5 साल तक आपने दलितों पे जो अन्याय हुआ है वो भूला नहीं है। आपको जवाब मिलेगा, दलितों की तरफ से वोट के माध्यम से करारा जवाब मिलेगा। आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो ग्राफ है वो कैसे बढ़ रहा है और ये खतरनाक कैसे हो सकता है। जरा नजर डालिए, 24 घंटे में कोविड के केस, ये अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नए केस कितने कितने आए हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में जहां देखिए 2000 के करीब, हरियाणा में 8000 के करीब, दिल्ली में 24,000 केस जो है उसके करीब केस सामने आए हैं, उत्तराखंड में 3200, उत्तर प्रदेश में 16,016 केस उत्तर प्रदेश में आए, पश्चिम बंगाल में 22,645 केस आए हैं, कर्नाटक में 28,723 केस, वहीं तमिलनाडु में 23,459 केस सामने आए, केरल में 13,338, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा केस तो महाराष्ट्र में शुरू से ही देखा जा रहा है। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो 43,211 केस महाराष्ट्र से आए हैं, गुजरात से 10,019 केस गुजरात से। ये राज्यों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जहां 24 घंटे में किस तरीके के हालात बने हैं और स्पीड किस तरीके से बढ़ी है वो हम आपको दिखा रहे थे। अब देखिए मुंबई और दिल्ली, 24 घंटे में अगर केसेस देखें तो मुंबई में जहां 11,317 केस मुंबई में सामने आए हैं 24 घंटे में, वहीं दिल्ली में 24,383 केस दिल्ली में सामने आए हैं। मुंबई में तब जब बीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर पर किट मंगा के कोरोना की टेस्ट कर रहे हैं और उससे आंकड़ा सही तरीके से सामने नहीं आ पा रहा है, उसके लिए अलग से स्ट्रेटेजी बीएमसी ने बनाई है, लेकिन बावजूद उसके इतने केस एक दिन में 24 घंटे में सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 136 केस सामने आए हैं। मुंबई पुलिस में कोरोना विस्फोट जो दिख रहा है, जो कुल केस जो हैं वो 10,000 के करीब केस सामने आए हैं, यानी मुंबई पुलिस के जो सिपाही हैं वो भी इसकी गिरफ्त से अब अछूते नहीं है और इसलिए अभी संकट गहराता जा रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अस्पतालों में आप देखिए डॉक्टर्स भी बीमार हैं, कुछ आंकड़े रख रहे हैं आपके सामने। जेजे अस्पताल में 134 डॉक्टर इसकी चपेट में, साइन अस्पताल में 122, केईएम मुंबई में 115, नायर में 110 और टोटल अगर हम देखें तो कुछ ये आंकड़ा यानी 598 डॉक्टर्स जो हैं महाराष्ट्र में वो कोरोना की चपेट में है। तो देश पर कोरोना की तीसरी लहर इन दिनों भारी दिख रही है। सबसे ज्यादा फिक्र की बात तो यही है कि इन्फेक्शन का जो रेट है, जो दिल्ली समेत कुछ राज्यों में 30% को पार कर चुका है, देश भर में 2,68,000 नए केस ने अब फिक्र और ज्यादा बढ़ा दी है। देश में कोरोना की तीसरी लहर कहर बरपाने लगी है। कोविड के मामलों ने 2.5 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। कुछ राज्यों में कोरोना के हालात लगातार खतरनाक बने हुए हैं। देश में कोरोना के पीक के आने का अंदाजा फरवरी में है, लेकिन आधी जनवरी से पहले ही मामलों में जोरदार इजाफा हुआ है। बड़े शहरों में कोरोना के केस पीक की तरफ बढ़ रहे हैं। देश भर में देखें तो 24 घंटे में 2,64,202 नए केस दर्ज किए गए। एक दिन के मुकाबले ये बढ़ोतरी 6.7% ज्यादा है। इसके बाद देश में कोरोना के एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 12,72,000 से ज्यादा हो गई है।
चिंता की बात यह है कि देश में अब पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 14.78% हो गया है। देश की राजधानी में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। 24 घंटे में यहां फिर से 24,383 नए मामले सामने आए। इससे भी ज्यादा चिंता की बात रही संक्रमण दर, जो 30.64% रही, यानी टेस्ट में हर तीसरा मरीज पॉजिटिव निकल रहा है। दिल्ली में एक बार फिर वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गया है, जो सोमवार की सुबह 5 बजे तक रहेगा। 55 घंटे फिर दिल्ली बंद रहेगी। दिल्ली के सीएम अभी भी भरोसा दे रहे हैं कि चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कम मरीज अस्पताल जा रहे हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशंस बहुत ज्यादा लो हैं, डेथ्स काफी लो हैं, तो लोगों को चिंता की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, बेड्स की कोई कमी नहीं है, आईसीयू बेड्स की कोई कमी नहीं है। पैनिक नहीं करना, लेकिन जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना है। कुछ दूसरे राज्यों में भी कोरोना के मामले घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक नजर में आपको बताते हैं कि किस सूबे में कितने नए केस सामने आए। यूपी में रिकॉर्ड तोड़ 16,016 नए केस सामने आए। इसमें अकेले लखनऊ में 2209 नए मामले आए, गाजियाबाद में 1888 और नोएडा में 1817 केस आए। झारखंड में 3749 केस सामने आए। बंगाल में 22,645 नए केस आए और पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 31.14% हो गई है। मुंबई में केस कुछ कम पड़ते दिख रहे हैं। 24 घंटे में तादाद रही 11,317, लेकिन पॉजिटिविटी रेट यहाँ भी 21 है। तमिलनाडु में 23,459 केस सामने आए और 26 की मौत हो गई है। केरल में भी 16,338 नए केस सामने आए। कर्नाटक में 28,723 नए केस सामने आए, जिनमें 20,121 अकेले बेंगलोर में हैं। हरियाणा में भी 8,841 नए केस सामने आए। यहाँ पॉजिटिविटी रेट 17% से ऊपर है। ये एक नेशनल वरी है, एक राष्ट्रीय चिंता का विषय है, और इसमें हम जाड़े के साथ कैसे रहें, इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम भी मुंबई की तरह अपने केसेस में कमी करके दिखाएं। और मुझे आशा है कि आने वाले वीकेंड पर लॉकडाउन में लोग घरों पे रहेंगे और इस तरह से संक्रमण की रेट को हम कम कर सकेंगे। अभी 3 में से 1 हो जाएगा संक्रमण वाला व्यक्ति, तो इसको हमें कम करना है। एक तरफ केस बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ वैक्सीन की कमी की शिकायतें आ रही हैं। महाराष्ट्र ने ऐसी ही शिकायत की है। प्राइम मिनिस्टर की जो वीसी है उसके माध्यम से भी, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 मांगे रखी है कि जो राज्य की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को वे कहेंगे, कहना जरूरी है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मात्रा हमारे राज्य को कम पड़ रही है, क्योंकि कोवैक्सीन 40 लाख हमने मात्रा मांगी है और कोविशील्ड का भी 50 लाख मात्रा मांगी है, क्योंकि 15 से 18 के उम्र के लोगों के लिए और 60 प्लस उम्र के लोगों की जो वैक्सीनेशन प्रिकॉशनरी डोज का जो हम देने जा रहे हैं, उसके लिए निश्चित तौर पर कोवैक्सीन की मात्रा बहुत कम पड़ रही है। तो दूसरी तरफ लापरवाही दिख रही है। ये पटना रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं, जहां भारी भीड़ दिख रही है। कोरोना के सारे नियम ताक पर हैं। कोरोना के साथ ओमिक्रॉन के केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में 3-4 हफ्ते देश के लिए काफी अहम हैं। अगर इस वक्त में लापरवाही की तो पीक के जो आंकड़े अनुमान में दिखाए गए थे वो सही साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।